स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन से। सो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा आईआर का पार्ट है, रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन रीजनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। सो अभी रिसेंटली हमने देखा एक ट्रांसशिपमेंट कार्गो मूवमेंट के लिए हम लोगों ने कैलकाटा टू अगरतला जो है वो एक रूट क्रिएट किया वाया मोंगला पोर्ट। ठीक है। तो एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर रहेगा जहाँ पे रादर देन गोइंग थ्रू द चिकन नेक कॉरिडोर हम लोग वाया बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश के रास्ते जो त्रिपुरा वाला एरिया है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशन है, जैसे कि अभी हम बात करें इंटर बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट एक्सरसाइज इज रिजल्ट ऑफ बाइलेटरल एग्रीमेंट। ठीक है। और ये बाइलेटरल एग्रीमेंट किन दो कंट्रीज के बीच में, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली दो पोर्ट्स का जिक्र है, एक है मोंगला और एक है चिटगांग। ये दोनों पोर्ट जो है ये आपके बांग्लादेश के अंदर पड़ते हैं। ठीक है। और आइडिया ये है कि रादर देन गोइंग थ्रू द चिकन नेक कॉरिडोर, जहाँ पे वो जो रूट है बहुत लंबा पड़ता था, अगर आप देखोगे कैलकाटा टू अगरतला वाया द चिकन नेक कॉरिडोर विल बी अराउंड 1650 किलोमीटर, वेर एज वाया द वाटरवे इट इज ओनली 620 किलोमीटर। ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी कम हो जाता है ये। आप समझ सकते हो कि टाइम वाइज भी और कॉस्ट वाइज भी कितना इफेक्टिव ये पड़ेगा हमको। ठीक है। प्लस it has India has also been working strategically to connect northeastern with the rest of the country through Bangladesh। ठीक है। सो हमें पता है कि जो चिकन नेक कॉरिडोर है या जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम लोग बोलते हैं वो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक एक लोकेशन है। अगर चाइना जैसा कोई कंट्री उधर से ब्लॉक कर देता है तो फिर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सेस है वो खत्म हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि हम पहले से ही प्लान करके रखें ऑल्टरनेट रूट्स टू रीच दैट प्लेस, मतलब टू रीच द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो इस सेंस में स्ट्रैटेजिक लोकेशन होल्ड करता है और ये जो एग्रीमेंट है ये भी वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खासकर इसमें बांग्लादेश का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश इसमें आप म्यांमार का भी रोल देख सकते हो। म्यांमार के साथ अभी जो प्रोजेक्ट है उसको हम आगे देखेंगे। जैसे ये मैप अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे यूल सी कि ये हमारा कैलकाटा पोर्ट है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैलकाटा पोर्ट है। ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट है, जस्ट ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और यहाँ पे चिटगांग पोर्ट है। ठीक है। तो थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेना, हमारे इंडिया से पास जो है वो मोंगला पोर्ट पड़ता है और चिटगांग थोड़ा सा आगे पड़ता है। लेकिन चिटगांग जाने का फायदा ये है कि वहां से फिर अगरतला जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो ये फायदा है। और वाटरवे लेने का आइडिया ये रहता है कि फ्यूल का जो रिक्वायरमेंट होता है वाटरवे पे कम रहता है, प्लस जो वॉल्यूम ऑफ गुड है वो भी ज्यादा ले जाया जा सकता है, प्लस कोई ट्रैफिक जैम जैसा कोई इश्यू नहीं रहता। ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज मिलते हैं आपको वाटरवे पे। ठीक है। तो चीपर गुड है, वॉल्यूम भी गुड का ज्यादा है, तो ये सारे एडवांटेज है। नेक्स्ट ये तो हो गया बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा हम लोगों ने एक मल्टी मोडल ट्रांजिट कॉरिडोर जो है वो म्यांमार के साथ भी बनाया है। तो हम उसमें हम कनेक्ट किसको कर रहे हैं, हमारा कैलकाटा पोर्ट को सितवे पोर्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये सितवे यहाँ पर पड़ता है इन म्यांमार। ठीक है। यहाँ से फिर हम इसको मिजोरम से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इस चिटगांग से हम कोशिश करेंगे त्रिपुरा वगैरह को कनेक्ट करें, और मिजोरम के लिए फिर हम लोग वी लुकिंग एट सितवे पोर्ट विच इज इन म्यांमार। करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो नाम है वो कालादान मल्टी ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये कालादान आई थिंक रिवर है यहाँ पे, इसके थ्रू वो इनलैंड भी वो मतलब विद इन म्यांमार वो इनलैंड वाटरवे के थ्रू जाएगा। ठीक है। तो ये देख लेना, कालादान जो है वो म्यांमार के पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाला हो ही गया नॉर्थ ईस्ट रीजन का। देन पोटेंशियल मार्केट कैटलिस्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें बहुत तरह के डाइवर्सिटीज के साथ ये नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है एंडाउड है, लाइक सोशल कैपिटल जैसे कि डाइवर्सिटी हो गया, कल्चरल रिचनेस हो गया। फिजिकल की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, सप्लाई हब हो गया। ह्यूमन की बात करें तो इनएक्सपेंसिव लेबर अवेलेबल है, और नेचुरल की बात करें तो यहाँ पे मिनरल्स भी अवेलेबल है, प्लस फॉरेस्ट जो है वो भी अच्छा खासा अवेलेबल है, तो उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट ह्यूज एग्रीकल्चर पोटेंशियल है। यह रीजन की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट लैंड है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, बट स्टिल
एग्रीकल्चर के लिए जो पोटेंशियल है वो काफी है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन। जैसे अगर आप बात करोगे तो मेघालय में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिल जाएगा, फिर आपको अरुणाचल में अल्पाइन मिल जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस भी मिल जाएगा, मतलब सब कुछ जो वैरायटी है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो उस सेंस में एग्रोकल्चरल इसका जो पोटेंशियल है वो भी काफी ह्यूज है। नेक्स्ट, प्री रिक्विजिट फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इंडिया का जो प्लान है एक्ट ईस्ट का, ठीक है, जिसके अंदर हम कोशिश करें कि जो इंडिया के जो नेबर है और उसमें भी जो साउथ ईस्ट एशिया वाले जो नेबर है उनके साथ बेटर टाइज हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी तभी हम वो कर पाएंगे। और रीजनल स्टेबिलिटी के चैलेंजेस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप जैसे कि जानते हो नागालैंड के अंदर सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, एनएससीएन करके हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, या असम के अंदर हम उल्फा, एनडीएफबी, नागालैंड डेवलपमेंट सॉरी नेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ बोडोलैंड, एनडीएफबी, इस टाइप की कुछ सेसेशनिस्ट या इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बार बार यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है। तो वो एक मेजर चैलेंज है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, चैलेंजेस की बात करते हैं। तो पहला तो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर जो है वो पोरस है। अनलाइक इंडिया पाकिस्तान वाला बॉर्डर वाला सीन नहीं है, वहां पे तो हमारे पास पूरा फेंसिंग है, बट यहाँ पे फेंसिंग नहीं है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन। पहला तो जोग्राफिकल जो टेरेन है वो इस तरह टाइप की है कि यहाँ पे ये बैरियर्स बना पाना मुश्किल है। जैसे यहाँ पे अगर असम की बात करोगे विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है विच इज अ वेरी ह्यूज विड्थ, ठीक है, जिसके चलते उसके ऊपर कोई बांध बनाना या कोई बैरियर बनाना इट्स नॉट पॉसिबल। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नागालैंड और म्यांमार के अंदर यहाँ पे इन रीजन के अंदर ट्राइबल्स के बहुत एंशिएंट रिलेशन है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि पोरस मूवमेंट चलता रहे, अदरवाइज उनका जो मूवमेंट है अक्रॉस द बॉर्डर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और वो कल्चरल टाइज जो थे वो भी खत्म हो जाएंगे। सो वो भी एक इशू बनता है, ठीक है। लेकिन यही पोरस बॉर्डर जो है ये सेफ हेवन बन जाता है फॉर टेररिस्ट, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो एक ऑपरेशन सनराइज किया था इंडिया ने, ठीक है। ऑपरेशन सनराइज में क्या किया था, इंडिया से आई थिंक मणिपुर बॉर्डर से उन लोगों ने हेलीकॉप्टर से क्रॉस करके म्यांमार के अंदर जो टेररिस्ट के सेफ हेवन थे, ये एनएससीएन जो खापलांग जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनएससीएन के भी दो ग्रुपिंग है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। एक आईएम है, आईसेक मूविया, इसका सीज फायर चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और एक है एनएससीएन खापलांग, ठीक है, एनएससीएन के नाम से जानते हैं उसे हम, ठीक है। ये जो है यूएपीए के अंडर है और ये कॉन्स्टेंटली फाइटिंग में है इंडिया के साथ अभी भी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं इंडियन फोर्सेस के ऊपर और म्यांमार में क्रॉस कर जाते थे। ऑपरेशन सनराइज के अंदर इंडियन फोर्सेस ने परस्यूट किया इनको और इनके जो सेफ हेवन है वहीं जाके इनको खत्म किया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो इसमें, ऑपरेशन सनराइज, ठीक है, या सेफ हेवन का कीवर्ड लिख देना। नेक्स्ट, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट है, बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का एब्सेंस है, इन्वेस्टमेंट का एब्सेंस है, प्लस कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी रहते हैं, जैसे आईएलपी वाला इशू रह गया, ठीक है। आईएलपी क्या है, इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट के अंदर जो फॉरेनर्स होते हैं, मतलब फॉरेनर इन द सेंस जो इंडिया के अंदर जो नॉन नेटिव स्टेट के लोग हैं उनको अलाउड नहीं होता कि वो एक समय से ज्यादा वहां पे रह सकें। तो इस टाइप की जो पॉलिसीज है वो भी हार्म करती है इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट, लैक ऑफ डिस्पर्स रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नीति आयोग का मानना है कि जो 90% इंडिया के अंदर ट्रेड हो रहा है विद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया वो बाकी स्टेट से हो रहा है रादर देन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो वो भी अपने आप में एक इशू है। डोमिनेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इनफॉर्मल ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड जैसा कि हमने बोला पोरस बॉर्डर नहीं है, सॉरी पोरस बॉर्डर है तो फिर ट्रेड कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। और ज्यादातर ये जो ट्रेड हो रहा है ये इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई जीएसटी या कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं लग रहा है, वो इलीगली ट्रांसफर किया जा रहा है, टैक्स इवेजन हो रहा है और कई बार इसके अंदर इलीगल सब्सटेंसेस या फिर कॉन्ट्राबैंड्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो भी एक्सचेंज किए जा रहे हैं। जैसे कॉन्ट्राबैंड्स में आपके ड्रग्स हो गया, बिकॉज इस रीजन में हम जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है हम कहते हैं इट लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। तो गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो बता म्यांमार, सकते हैं गोल्डन, हाँ बोलिए। लेओस, म्यांमार और थाईलैंड। करेक्ट। तो ये गोल्डन ट्राइंगल है और ये यहाँ पे ड्रग
का जो ट्रैफिकिंग है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, तो वो वही चीज इंडिया के साथ भी उसको फेस करना पड़ता है, ये वाला इशू। ठीक है। नेक्स्ट इज चाइनीज इन्फ्लुएंस। हमने देखा चाइना बेल्ट इन रोड जो इनिशिएटिव है उसके थ्रू बहुत ज्यादा इन रोड्स क्रिएट कर रहा है जो इंडिया का नेबरहुड है उसके अंदर। ठीक है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल रिलेशन है इन कंट्रीज के साथ, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ, वो भी चाइना जो है डिक्टेट कर रहा है। जैसे नेपाल की बात कर सकते हैं हम, म्यांमार की बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। आगे जाने से पहले कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो सबसे पहले आपके पास कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ये हम लोगों ने देख लिया। म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है उसको इंडिया के कोलकाता पोर्ट से कनेक्ट करके कैलकाटा और म्यांमार मिजोरम के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक पता ही होगा सबको। नेक्स्ट, इंडिया म्यांमार इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है। इसमें इंडिया का जो मणिपुर के अंदर ये रीजन है मोरे करके, उसको हम थाईलैंड का जो माईसोट है उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वाया म्यांमार। नेक्स्ट, मैकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो इसमें इंडिया को वियतनाम से कनेक्ट करने का आइडिया है और बीच में जो भी कंट्रीज आ रही हैं इंक्लूडिंग म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सबको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है। और इंडिया के अंदर इसको एनविसाज किया गया है कि चेन्नई से लेके होचिमिन सिटी, ठीक है, तो पूरा साउथ एशिया से साउथ ईस्ट एशिया का कनेक्शन का बात हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली हनोई रेलवे लिंक है, अगेन वियतनाम और इंडिया के बीच में एक ट्रेन लिंक है। लास्टली BCIM कॉरिडोर है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस है। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है, इन तीन कंट्रीज के बीच में, सॉरी, इन चार कंट्रीज के बीच में एक कॉरिडोर बनेगा जो चाइना के कुनमिंग प्रोविंस से लेके इंडिया के कैलकाटा प्रोविंस तक जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो उसके अंदर। ठीक है। और आई थिंक इम्पोर्टेंट तो यही थे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स। बाकी अगर किसी को लगता है तो ऐड ऑन कर देना। अभी आगे चलते हैं। तो अब हार्नेस कैसे कर सकते हैं पोटेंशियल को नॉर्थ ईस्ट रीजन का इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड? पहला करो स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप स्मार्ट बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हो, ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो टू ओवरकम द जोग्राफिकल डिफिकल्टीज। नेक्स्ट, इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये जो नागा कन्फ्लिक्ट चल रहा है या डिफरेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, इनको पीसफुली रिजोल्व करो। नेक्स्ट, स्पीड अप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। तो अगर जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हमने देखे अभी तक, लाइक BCIM कॉरिडोर हो गया या फिर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो गया, ये लार्जली नॉन स्टार्टर्स हैं, बिकॉज इन कंट्रीज की तरफ से एंड इंडिया की तरफ से भी इन प्रोजेक्ट्स में काफी डिले हो रहा है या इन्वेस्टमेंट में डिले हो रहा है, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट्स जो अपनी पोटेंशियल रीच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन हब। तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है एग्रो प्रोसेसिंग जोन, हॉर्टिकल्चर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा रीजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, जहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज मिल सके और एम्प्लॉयमेंट लेड स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव, तो सभी साथ में, ऐसा ना हो कि वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा हो उस रीजन में। एंड लास्टली, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कोई भी ट्रेड के रेस्पेक्ट में या डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में चीज आती है तो वहां पे आपको स्किल डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथनिंग, ये पॉइंट तो आपको लिखना ही है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर हम इसका इन्फ्लुएंस की बात करें, इस रीजन का इंपॉर्टेंस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देखें, तो इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंडर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आसियान हो गया, देन बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, सार्क हो गया, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन हो गया, तो इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, इसलिए इसका डेवलपमेंट इंडिया के लिए इंपेरेटिव है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी चाबार पोर्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा मैप में लोकेशन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर सीधा मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चाबार पोर्ट जो है ये पड़ता है आपका ईरान के अंदर। ठीक है, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ग्वादर पोर्ट। ठीक है, ग्वादर पोर्ट जो है ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, और दोनों जो शोर्स हैं, ये जो पोर्ट्स हैं, ये माकरान जो कोस्ट है, इस रीजन में जो कोस्ट लाइन है उसको माकरान कोस्ट बोलते हैं। ठीक है,
पाकिस्तान का ये जो ग्वादर है ये बलूचिस्तान वाले रीजन में पड़ जाता है। और एक जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हम बात करते हैं, चाइना का एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू इंडिया को वो कंटेन करना चाहता है। ठीक है, कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं चाइना की, जिसके थ्रू इंडिया को एक नंबर ऑफ पोर्ट्स के अंदर वो कैप्चर करना चाहता है या उसको कटेल करना चाहता है। ठीक है, तो उसी का काउंटर हम कह सकते हैं कि इंडिया ने चाबार के फॉर्म में निकाला है। ठीक है, तो ये एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर दूर है। लाइक आई थिंक शायद दिल्ली और जयपुर से भी कम डिस्टेंस है इसका, या मुंबई पुणे से कंपेयर कर लो, उतना ही डिस्टेंस है दोनों के बीच में पोर्ट्स में। ठीक है, सो चाबार के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है, साउथ ईस्टर्न ईरान के अंदर, और ओपन करता है गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, मतलब वैसे थोड़ा सा ये कंटेस्टेड रहता है कि गल्फ ऑफ ओमान है या इंडियन ओशन है। तो ये चीज याद रखना, इट इज ओनली डीप सी पोर्ट इन ईरान विद डायरेक्ट ओशन एक्सेस। ठीक है, तो इंडियन ओशन पे एक्सेस मिलता है। इसके अलावा भी एक और पोर्ट है ईरान के अंदर, लेकिन उसमें वो ऑलरेडी फंक्शनिंग कर रहा है। उस पोर्ट का नाम है बंदर अब्बास। ठीक है, बंदर अब्बास यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, वो गल्फ ऑफ पर्शिया की तरफ पड़ता है। ठीक है, और ये जो अभी हम पोर्ट पढ़ रहे हैं चाबार, ये गल्फ ऑफ ओमान या इंडियन ओशन की तरफ पड़ता है। ठीक है, और ओनली डीप सी पोर्ट है ईरान का विद डायरेक्ट ओशन एक्सेस। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए इस पोर्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईएनएसटीसी में। आईएनएसटीसी क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, इसके अंडर ये प्लान जो था ये रशिया का लेड प्लान है, जिसके अंदर वो रशिया का जो सेंट पीटरबर्ग प्रोविंस है वहां से सेंट्रल एशिया के रास्ते पर्शियन गल्फ है उससे कनेक्टिविटी को एनविसाज कर रहा है। ठीक है, मैप के थ्रू आई थिंक आप और बेटर समझ सकते हो इसको। तो एक मल्टी मोडल कॉरिडोर बनाने का प्लान है इसके अंदर, आईएनएसटी के अंदर। ठीक है, तो ये आप देखिए, सेंट पीटरबर्ग है रशिया के अंदर, देन मॉस्को, फिर मॉस्को से ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करता है वाया कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी से होते हुए फिर ईरान और फिर इंडिया। ठीक है, तो ये आईएनएसटीसी है। और फिर इसके अंदर एक और ऑल्टरनेटिव रूट है, या जो अभी ट्रेडिशनली फॉलो होता है, जैसे अगर इंडिया अगर ऑयल इंपोर्ट करता है, जैसे अभी कर ही रहा है रशिया से, तो जो ऑयल है वो आ कैसे रहा है, तो वो सेंट पीटरबर्ग से फिर बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से फिर नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से फिर वो मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से वो रेड सी, एंड रेड सी से बाबेल एंड मंदाब स्टेट से होते हुए इंडिया आता है। ठीक है, तो ये बहुत एक लाइन लॉन्ग या टाइम टेकिंग प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आईएनएसटीसी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो ये इंडिया के लिए जो मूवमेंट है वो काफी कट शॉर्ट हो जाएगा, और इंडिया को सेंट्रल एशिया में जो एक्सेस है वो भी बेटर मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से तो हम एक्सेस ले नहीं सकते सेंट्रल एशिया का, बिकॉज ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू कंट्रीज, बट यहाँ से हम जरूर एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, सो आईएनएसटीसी के बारे में कुछ डिटेल्स आप और देख लीजिए। इट इज 7,200 किलोमीटर मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मतलब कि लैंड रूट भी है, सी रूट भी है, एयर रूट भी है, मतलब सब कुछ एनविसाज कर रखा है। और कनेक्ट कर रहे हैं हम इंडियन ओशन टू कैस्पियन सी वाया पर्शियन गल्फ टुवर्ड्स रशिया एंड नॉर्दर्न यूरोप। ठीक है, करंटली 13 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर। और इंडिया से रशिया के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसको 30% से रिड्यूस कर देगा, और जो ट्रांजिट टाइम है उसको 50% से रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये सब एडवांटेजेस हैं जो इंडिया के लिए ये ऑफर करता है। सो इंडिया इज एक्टिवली परस्यूइंग दिस एग्रीमेंट। ठीक है, और चाबार उसमें एक पाइवटल रोल प्ले करता है। ठीक है, सो चाबार पोर्ट का तो अब डिस्कशन हो गया, लेकिन माइंड यू चाबार पोर्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि पूरा चाबार पोर्ट इंडिया बना रहा है। चाबार पोर्ट के अंदर कुछ बर्थ्स होती हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा पोर्ट होता है, उसके अंदर टर्मिनल्स होते हैं या बर्थ होती है। तो इसमें एक बर्थ है जो इंडिया बना रहा है। ठीक है, और उस बर्थ का नाम है शहीद बिश्ती पोर्ट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, शहीद बिश्ती। कई बार वो ऐसा पूछ रहता है ये शहीद बिश्ती आपने किस रीजन के कंटेक्स में सुना है, तो आपको पता होना चाहिए ईरान के कंटेक्स में है। ये जो चाबार पोर्ट है उसके अंदर एक टर्मिनल है शहीद बिश्ती, जिसको इंडिया बना रहा है। ठीक है, अब पोर्ट बना दिया, ठीक है, लेकिन पोर्ट से आगे की कनेक्टिविटी भी तो इंश्योर करनी है। सो उसको इंश्योर करने के लिए इंडिया जो है फर्दर आगे और डेवलपमेंट कर रहा है। चाबार से लेके जाहिदान तक एक रेलवे लाइन डेवलप कर रहे हैं हम।
जाहिदान जो है ये ईरान के अंदर ही एक सिटी है, उस तक ये रेलवे लाइन डेवलप होगी। और फिर जाहिदान से आगे जरंज दिलाराम, ये जो है फिर दिलाराम जो है अफगानिस्तान के अंदर पड़ जाता है। वहां से फिर एक हाईवे डेवलप किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो पूरा हम लोगों ने ईरान से अफगानिस्तान तक तो कनेक्टिविटी इंश्योर कर ली है। उसके आगे आईएनएसटीसी के अंदर डिफरेंट कंट्रीज डेवलप करेंगी कनेक्टिविटी, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान ने एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर भी एस्टेब्लिश कर लिया था, जिसके अंदर ये जाहिदान, जरंज, दिलाराम जो था, ये एक नेटवर्क एस्टेब्लिश होना था, जिसके थ्रू इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी मिल जानी थी, ठीक है। तो याद रखना, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसिट कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो नोन एज द चाबार एग्रीमेंट, ठीक है। अभी तालिबान के आने के बाद थोड़े ये जो प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो गया है। इनफैक्ट ईरान के साथ तो प्रोसेस पहले ही स्लो डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ काटसा एक्ट, ठीक है। आई होप काटसा सबको पता होगा। काटसा जो है वो यूएस का एक लॉ है जिसके अंडर अपने एडवर्सरीज के साथ वो किसी और कंट्री को ट्रेड नहीं करने देता। अगर आप ईरान के साथ ज्यादा ट्रेड करोगे तो काटसा के अंडर आपके ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, काटसा के अंदर 3 कंट्रीज कवर होती है, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाबार पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक तो स्ट्रेंथन करता है इंडिया ईरानियन ट्रेड, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री टाइज, जो कि काउंटर बैलेंस करेगा सीनो पाकिस्तानी कॉपरेशन, ठीक है। तो हमें पता है ग्वादर जो है वो कौन हेल्प कर रहा है बनाने में, वो चाइना हेल्प कर रहा है अंडर इट सी पैक, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ग्वादर को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो वो जो अलायंस है सीनो पाकिस्तानी, उसको काउंटर करने में इंडिया ईरान का ये एक्सेस जो है वो काम आएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ चाबार पोर्ट अंडर आईएनएसटीसी टू रीच आउट टू कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है? ये वो कंट्रीज है जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, तजिकिस्तान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो रहा है। आप सिंपली सेंट्रल एशिया भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, कोई इशू नहीं है, दोनों टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्दो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट लिखोगे तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है, इट कैन फिच यू मोर मार्क्स इन मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग अ सी रूट टू वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के बीच में भी लिंकेज प्रोवाइड करेगा बाईपासिंग पाकिस्तान। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है बिकॉज ग्वादर से 170 किलोमीटर ही दूर है, 170 किलोमीटर अवे ओनली। सो इन दैट सेंस हमारे इंडियन नेवी और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस। तो इंडिया का आइडिया यही है कि ग्रोथ ऑफ ऑल होनी चाहिए, ठीक है, इन द रीजन। या सागर डॉक्ट्रिन है, सागर डॉक्ट्रिन तो वैसे इंडियन ओशन के लिए, लेकिन और भी कंट्रीज के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे हमें ये एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करेगा। जैसे अभी अफगानिस्तान में हमने काफी सारी एड भेजी थी, वैक्सीन भेजी थी, तो प्रॉब्ली इसी रास्ते से वो गई थी, ठीक है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स अस कैरी आउट डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस। एंड लास्टली, पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इंडिया का मानना है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो अमेरिका के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां से लेके अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट तक लगता है इंडिया का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। एंड वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। तो उस सेंस में इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसके अलावा अशकाबाद एग्रीमेंट था, वो वही था कि आईएनएसटीसी को डेवलप करने में हम लोग हेल्प करेंगे, या जो ट्रांजिट कॉरिडोर है वो बनाएंगे, ठीक है। तो अशकाबाद एग्रीमेंट पता होना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर है जो सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करेगा। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट चैलेंजेस देखते हैं। पहला चैलेंज, ईरान का स्टैंड, ठीक है। अभी दे हैव डिसाइडेड टू बिल्ड दैट रेलवे लाइन, जो अभी रेलवे लाइन बताई थी फ्रॉम चाबार टू जरंज, वो खुद बना रहे हैं, ठीक है। तो रीजन उन्होंने ये साइड किया कि इंडिया की तरफ से डिले है, एंड शायद इंडिया की तरफ से हो भी रहा है डिले बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, जैसे कि गाटसा हो गया, और इन सब के चलते इंडिया इतना इफेक्टिवली इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पा रहा है उसमें, ठीक है। तो ईरान अब खुद बना रहा है उसको। नेक्स्ट, यूएस का सेक्शन है,
तो काटसा मैंने बता ही दिया, तो वो एक इश्यू है जिसके चलते इंडिया ने अपना ऑयल ट्रेड भी कम कर लिया है विद ईरान, सो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, ईरान ग्रोइंग क्लोजनेस विद चाइना, ठीक है। सो इनफैक्ट अभी रिसेंटली चाइना और ईरान ने 25 ईयर्स का एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। और ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डील रहेगी। तो इसमें चाइना को चाबार पोर्ट का भी कुछ कुछ ड्यूटी फ्री जोन का पासेस मिल रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए ये थोड़ा सा कंसर्न का इश्यू बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वे अहेड क्या होना चाहिए? तो पहला, टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए कमिटमेंट्स की। इट इज ऑफन सेड इन इंटरनेशनल रिलेशन के इंडिया कमिट्स बट चाइना डिलीवर्स, ठीक है। कि सिर्फ इंडिया कमिटमेंट कर देता है, एमओयू साइन कर लेता है, इसके आगे कोई खास कंक्रीट डेवलपमेंट नहीं करता इंडिया। वहीं चाइना जो है वो डिलीवर कर देता है, वो बना बना के सब कुछ नक्की कर देता है टाइम से पहले ही। तो वो इंडिया को अपने कमिटमेंट या वॉक द टॉक वाला जो बात है वो करने की जरूरत है। नेक्स्ट, इंडिया नीड्स टू प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन यूएस एंड रशिया, सॉरी बिटवीन यूएस एंड ईरान, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा तरीके से यूएस से अलाइंड हो जाना, दैट विल गो अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, और इसी का कारण हो सकता है कि ईरान जो वो पूरी तरीके से चाइना के पास चला जाए, तो ये नहीं होने देना हमें। नेक्स्ट, रिसेंटली उज्बेकिस्तान हैज शोन इंटरेस्ट टू जॉइंटली यूज चाबार पोर्ट एज ट्रांजिट पोर्ट, ठीक है। सो इट विल बी इंपॉर्टेंट टू ऑपरेशनलाइज एंड जॉइंटली यूज द पोर्ट विद रीजनल कंट्रीज। एंड लास्टली, इमर्जिंग पावर, तो इसमें खासकर आप बोल सकते हो कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं तालिबान में, एंड अभी ईरान के अंदर भी बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहां पे इंडिया को अपने जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर करने की जरूरत है, अदरवाइज इंडिया के इंटरेस्ट कुड बी इन जेपडी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट चाबार पोर्ट। इसमें किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया का जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वहीं पे हम इजिप्ट के साथ अपने 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ने से पहले एक बार इजिप्ट का मैप थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो ये आप इजिप्ट देख सकते हो, मैप आई थिंक क्लियर होगा। सो इजिप्ट के अगर नेबर्स की बात करें तो नेबरिंग कंट्री इजिप्ट के है सूडान साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर लिबिया है, देन टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड आप यहाँ पे इसराइल देख सकते हो, ठीक है। सो ये कंट्रीज जो है ये इसके नेबर बनते हैं। देन अगर हम बात करें सीज की, ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्थ साइड में मेडिटेरेनियन सी देखते हो, देन यहाँ पे आप सुएज कैनाल देखते हो, ठीक है, ये रेड में जो रीजन है यहीं पे सुएज कैनाल है, एंड देन यहाँ पे रेड सी आप देखते हो, ठीक है। सो ये वाटर बॉडीज हो गई इसके आसपास। अगर हम बात करें इस छोटे से एरिया की, जो आप देख रहे हो कि एकदम डिस्कनेक्टेड सा लग रहा है बिटवीन इसराइल एंड मेनलैंड इजिप्ट, तो इस रीजन को बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बिकॉज ईरान इसराइल के साथ जब वॉर किया था अरब वर्ल्ड ने, तब इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला को कुछ सालों के लिए कैप्चर कर लिया था, फिर बाद में रिलीज भी कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिनाई पेनिनसुला ये यहाँ पे है। एंड देन अगर हम बात करें और इम्पोर्टेंट कुछ रीजन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइल रिवर है, ठीक है। नाइल रिवर जो है वो यहाँ पे एंड होती है इजिप्ट के अंदर, बिकॉज ये डंप करती है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है, आसवान डैम, ये भी पता होना चाहिए, जो कि लाइफलाइन है इजिप्ट के लिए, ठीक है। और इसी रिवर के किनारे एक यहाँ की जो कैपिटल सिटी है कायरो, वो बसी हुई है। इसके अलावा गीजा, कोई बता सकते हैं गीजा किस लिए फेमस है? किसी को आइडिया व्हाई गीजा इज फेमस फॉर? Pyramids. Pyramids. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो गीजा के पिरामिड्स है यहाँ पे, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करती है। तो ये कुछ छोटे छोटे जोग्राफिकल डिटेल्स है दैट यू शुड नो, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है बिकॉज इजिप्ट एक्ट्स एज अ ट्रांजिट रूट बिटवीन 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नेक्स्ट, अगर जियो पॉलिटिकल एंगल से बात करें तो एक सिग्निफिकेंट पार्टनर है इंडिया का और अरब वर्ल्ड का, ठीक है, या वेस्ट एशिया में जो इंटरेस्ट है इंडिया के
उस पर्सपेक्टिव से इजिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस लॉन्ग टाइम अगर हम रिलेशंस की बात करें तो 1970s के अंदर, या सॉरी 1960s कह लीजिए, जब हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया था, तब भी जो 5 लीडर थे अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे, यूगोस्लाविया से टीटो थे, इंडोनेशिया से सुकार्नो थे, एंड इजिप्ट से आई थिंक, इनके अलावा गाना के क्वामे निक्रूमा भी थे। तो ये 5 लोग थे जिन्होंने ये नाम को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करा था। तो उस सेंस में इंडिया के बहुत पुराने टाइज हैं दोनों कंट्रीज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट म्यूचुअल इंटरेस्ट है। तो इजिप्ट जो है वो एक की प्लेयर है वेस्ट एशिया में, और इसराइल का एक इमीडिएट नेबर भी है। ठीक है, तो इसराइल के साथ जो रिलेशन है वो इंडिया के इंटरेस्ट में है, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है ये। नेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो इजिप्ट इज अ ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इंडिया इज अ ऑयल एंड गैस इंपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, तो वो सप्लाई और डिमांड वाला जो है वो भी एक रिलेशन दोनों कंट्रीज के बीच में बन जाता है। देन नेक्स्ट इज पार्टनर इन सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो कंट्री है ये आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देख सकते हो, काफी डेजर्ट प्रोन कंट्री है, तो यहाँ पे सनलाइट एम्पल है। तो एम्पल सनलाइट है, तो इफेक्टिवली दिस बिकम्स अ गुड हब फॉर प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, तो वहां पे दोनों कंट्रीज जो है कॉपरेट कर रही है। नेक्स्ट, रिन्यूड डिपेंडेंसी ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ठीक है, पोस्ट रशिया यूक्रेन क्राइसिस, तो अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस हमने देखा बहुत सारे जो कमोडिटीज है वो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रहे। जैसे कि अगर हम बात करें तो वीट। ठीक है, रशिया एंड यूक्रेन कंबाइंड वर सेलिंग अबाउट 25% ऑफ वर्ल्ड्स वीट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहीं से आ रहा था। अब ये दो कंट्रीज वॉर में है तो ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उस सेंस में इजिप्ट वाज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया फॉर वीट सप्लाई, और फिर इंडिया ने वीट सप्लाई किया भी। इवन आफ्टर इम्पोजिंग अ बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट, इंडिया ने स्टिल एक एग्जेम्पशन इजिप्ट के लिए किया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जहाँ पे इनके इंटरेस्ट जो है कन्वर्ज करते हैं। लेकिन आप बात करते हैं चैलेंजेस की। पहला चैलेंज है डिक्लाइन इन नैम एरा। ठीक है, नैम का जो रिलेवेंस है अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, और पोस्ट नैम जो कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, वो भी डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट, इंस्टेबिलिटी इन इजिप्ट। तो हमें पता है अरब रीजन जो है इसके अंदर एक फिनोमेना हम पढ़ते हैं कॉल्ड अरब स्प्रिंग। तो बता सकते हैं अरब स्प्रिंग क्या था? व्हाट वाज अरब स्प्रिंग? रिवॉल्ट हो रहे थे वो सारे जितने भी उनके लीडर्स थे उनके। करेक्ट। तो जितने भी अरब वर्ल्ड कंट्रीज है, ट्यूनीशिया, इजिप्ट हो गया, ऐसे और कई छोटे छोटे कंट्रीज हो गए, तो यहाँ पे क्या हो रही थी, डेमोक्रेटिक या जो भी गवर्नमेंट थी वो अपरूट हो रही थी। ठीक है, ऑल्दो यूएस ने फिर इसको अरब स्प्रिंग को कंप्लीट नहीं होने दिया, उन्होंने वो जो एग्जिस्टिंग रिजीम है या जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करवा लिया था, लेकिन काफी हद तक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुछ समय तक बन गई थी, और इजिप्ट में तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग फिनोमेना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशनशिप विद चाइना। तो जहां जहां भी हम बात करेंगे ना ये इंडिया के रिलेशन की, तो वहां वहां आप चाइना का इन्फ्लुएंस जरूर एक दिखा सकते हो। ठीक है, जहां पे भी इंडिया के रिलेशन बेटर नहीं हो रहे तो उसमें कहीं ना कहीं कारण चाइना का जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं चाइना जो है इंपॉर्टेंट पार्टनर बन रहा है, डिफेंस एंगेजमेंट हो रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, जिसके चलते इंडिया के जो रिलेशन है उतने ज्यादा बेटर नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट नीड्स टू बी एड्रेस। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो पहला करो इकोनॉमिक एंगेजमेंट। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन का तो ये थंब रूल है कि किसी की भी कंट्री के साथ को आपको रिलेशन इंप्रूव करने हैं, तो सबसे पहले इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ाओ, जैसे कि टूरिज्म, फूड सिक्योरिटी, फार्मास्यूटिकल, आईटी, ये आप मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी इंडिया का इंपॉर्टेंट सेक्टर है या जो भी आपको लग रहा है कि इसराइल का, सॉरी, इजिप्ट का डिमांड है, वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। नेक्स्ट, बायलेटरल ट्रेड बढ़ाने की जरूरत है। एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो इस टाइप के हम साइन कर सकते हैं टू बूस्ट ट्रेड। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिक अप्रोच विद डीलिंग विद द सेंसिटिव रीजनल इश्यूज। जैसे अगर अभी बात करें, रिसेंटली इंडिया ने I2U2 में पार्टिसिपेट किया, जिसको हम वेस्टर्न क्वाड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि
वेस्टर्न क्वाड के में हम लोग देख रहे हैं कि हम इसराइल और अरब वर्ल्ड के साथ, अरब वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में तो यूएई है केवल, तो उसके साथ हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार हमारे जो पॉलिसीज हैं वो थ्रू द लेंसेज ऑफ, या तो अगर अरब के साथ रिलेशन है तो वो इसराइल के लेंसेज से देखने की कोशिश होती है, और अगर वो इसराइल के साथ है तो अरब लेंसेज से उस पॉलिसी को देखा जाता है। तो कई बार इंडिया को जो है एक टाइट रोप वॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ डिहाइफिनेटेड पॉलिसी फॉलो करें, यानी अरब वर्ल्ड की अपनी एक स्टैंड अलोन पॉलिसी हो और इसराइल की अपनी एक स्टैंड अलोन पॉलिसी हो, आपस में इंटर कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली I2U2 में यही चीज हमको वो हेल्प करने में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन अफ्रीका, तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर बोल सकते हैं जो कनेक्ट करता है 3 कॉन्टिनेंट्स को, तो वहां से इंडिया के लिए एक गेटवे बन सकता है टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन अफ्रीका। लास्टली फिर सोलर का लिख सकते हो आप कि सोलर जो है ये अच्छा खासा पोटेंशियल है, वहां पे इंडिया कॉपरेट कर सकता है थ्रू इंडियाज इनिशिएटिव लाइक ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम लिख के आप लिख सकते हो ये चीज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने इजिप्ट के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रखी है वे बैक इन 1955, ठीक है। तो वो एक पता होना चाहिए। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी है जिसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और रिलेशन जो है इकोनॉमिक रिलेशन वो बड़े ही हैं ओवर दीज ईयर्स। डिफेंस रिलेशन की बात करें तो हम लोग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट करें, जॉइंट स्ट्राइक करें जैसे डेजर्ट वॉरियर जैसी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल रिलेशन में बात करें तो मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, शॉर्टली नोन एज मैजिक, तो इसके अंदर हम लोग हिंदी, उर्दू, योगा और इन सब की क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो जो पीपल टू पीपल टाइज है वो बूस्ट करने की बात हो रही है। प्लस बॉलीवुड भी लिख सकते हो, बॉलीवुड भी काफी फेमस है इजिप्ट के अंदर, ठीक है। सो दैट इज हाउ इंडिया इज एक्सर्टिंग इट्स सॉफ्ट पावर ऑल्सो, ठीक है। सॉफ्ट पावर हमेशा कीवर्ड जरूर लिखना जब भी आप आंसर लिखो इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू इंडिया एंड इजिप्ट। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है, देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूज इन शॉर्ट, ठीक है। तो अभी इंडिया एंड मॉरिशस का ये CECPA, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो जैसे हमने एक ऑर्डर देखा था ट्रेड एग्रीमेंट्स का, तो सबसे लोएस्ट इसमें होता है PTA, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, मतलब इंक्रीजिंग एंगेजमेंट होता है। PTA में हम बोलते हैं कुछ सर्टेन आइटम्स पे, कमोडिटीज पे हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड करेंगे, ठीक है, मतलब उस पर टैरिफ थोड़ा सा कम लगाएंगे। FTA में हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ कर देंगे, आपके जो गुड्स है वो हमारे डोमेस्टिक गुड्स की तरह माने जाएंगे। CECA जो है थोड़ा सा और बेटर, कस्टम यूनियन हो गया, कॉमन मार्केट हो गया, और फिर इकोनॉमिक मार्केट हो गया, ठीक है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है इकोनॉमिक मार्केट का, कि स्केल का इंटीग्रेशन कहीं पे हो रहा हो? EU हो सकता है करेक्ट, EU हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, क्योंकि वो करेंसी भी सेम फॉलो कर रहा है पूरे के अंदर, यूरो, ठीक है। ये पता होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट वापस आ रहे इसके ऊपर। तो अभी ये जो CECP है, ये दिस वाज केम इनटू फोर्स इन 2021 एंड इज द फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट साइन बाय इंडिया विद अ कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है। सो पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई FTA वगैरह साइन नहीं किया है। सो उस सेंस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरा डेवलपमेंट इस सेंस में भी है कि अफ्रीका के अंदर किसी कंट्री के साथ हमारा पहला ये CECPA है, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ठीक है। तो ये कवर किस किस चीज को कर रहा है? ट्रेड इन गुड्स भी है, सर्विसेज भी है। हमेशा इश्यू ये रहता है कि इंडिया की जो सर्विसेज है उसको कोई लेना नहीं चाहता, बिकॉज सबको लगता है कि इंडिया को अगर सर्विस के अंदर लीवे दे दिया तो वो बहुत ज्यादा फायदा उठा लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वो सर्विसेज में भी मिल रहा है, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स में भी मिल रहा है, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, यानी जो भी चीजें इंडिया को किसी भी एग्रीमेंट में चाहिए वो सब इंडिया को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अगर हम टाइज की बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है वो बड़ा ही है पिछले सालों में। तो अभी करंटली 786 मिलियन है, ठीक है। और मॉरिशस जो है थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI है इंडिया के लिए, ठीक है।
कोई फर्स्ट लार्जेस्ट सोर्स का नाम बता सकता है एफडीआई का इंडिया के लिए? क्या है, कहाँ से आ रहे हैं सिंगापुर फर्स्ट लार्जेस्ट? सिंगापुर करेक्ट 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 करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक रिलेशंस में, तो इंडिया का एक सागर पॉलिसी है, ठीक है। सागर पॉलिसी क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। उसके पर्सपेक्टिव से भी मॉरिशस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉरिशस ऑल्सो लाइज ऑन सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मोजाम्बिक चैनल हो गया, ये सब इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पड़ता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरिशस के साथ जो रिलेशन है हमारी। देन नेक्स्ट बात करें पीपल टू पीपल टाइज, तो 70% मॉरिशस की जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है, तो पीपल टू पीपल टाइज जो है ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। चैलेंजेस की बात करें तो अगेन चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में बहुत ज्यादा है, और वही सबसे मेजर थ्रेट है इंडिया के लिए। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू इंडिया मॉरिशस CACPA। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन 75 ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक और कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक टाइज के, विच इज थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड अभी रिसेंटली अगर हम बात करें इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और ताइवान का जो एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, तो दोनों के जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। प्लस हमने ऊपर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इनिशिएटिव देखे थे, जैसे IMT देखा था, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल कॉरिडोर देखा था, ठीक है। बिम्स्टेक के अंदर हमने एक ट्रांजिट कॉरिडोर देखा था। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव है जहां हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो ये भी ऑल टाइम हाई पे चले गए। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रेड टाइज है वो $15 बिलियन का हो चुका है 21-22 के अंदर। डिफेंस रिलेशन में बात करें तो MOU साइन किया है डिफेंस कॉपरेशन पे, और इंडो थाई कॉर्पेट, ये जो कॉर्पेट है ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा एक्सरसाइज मैत्री, तो थोड़े से डिफेंस एक्सरसाइजेज याद रख लो, ये आपको और भी एग्जाम में हेल्प करेगा। साथ ही साथ IR के जो आंसर्स होते हैं उसमें आपको एक डिमेंशन में एग्जाम्पल्स ऐड करने को हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो भी आपको याद रहे उतना बेटर है, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट सभी याद करना जरूरी नहीं है, कुछ एक एक्सरसाइज देख लेना इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट बायलेटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, तो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन एक्सेट्रा बने हुए हैं। कनेक्टिविटी में हमने देख ही लिए बहुत सारे ये इनिशिएटिव थे। नेक्स्ट कल्चरल टाइज की बात करें तो बुद्धिज्म एक कॉमन थ्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जो है पिलग्रिम्स है वो इंडिया आते हैं हर साल, टू विजिट लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर एक्सेट्रा। नेक्स्ट रीजनल कोऑपरेशन की बात करें तो डिफरेंट मल्टीलेटरल फोरम्स में हम लोग कोऑपरेट करते हैं, लाइक आसियान, ईस्ट एशिया समिट, बिम्स्टेक, ठीक है। मेकोंग गंगा कॉपरेशन हो गया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, एंड लास्टली पीपल टू पीपल टाइज, ठीक है। तो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू इंडिया एंड थाईलैंड रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। एक कॉन्सेप्ट है ये, तो डायरेक्टली सवाल तो नहीं आएगा बट आपको इसके पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो जब भी कंट्रीज के साथ हम लोग FTA साइन करते हैं तो हम लोग ये चीज इंश्योर करते हैं कि जो सामान आएगा वो उस कंट्री के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जैसे कई बार ट्रेडर्स इस टाइप की माल प्रैक्टिस क्या करते हैं। सपोज इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विद कंट्री B, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया का फ्री ट्रेड है विद कंट्री B, ठीक है। हम लोग यहाँ से सामान लेते हैं थ्रू FTA, लेकिन अब लेट्स से चाइना एक कंट्री है, वो क्या करता है अपना सामान जो वो इंडिया में भेजना चाहता है, लेकिन वो इंडिया में डायरेक्टली नहीं भेज के वो अपना सामान B कंट्री के थ्रू इंडिया में भिजवा रहा है, ठीक है। तो आइडिया क्या है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है B ने A के साथ या इंडिया के साथ जो साइन किया हुआ है उसका मैं फायदा उठा लूं, रादर देन गोइंग डायरेक्टली टू सेलिंग टू A जहां पे मेरे को हाई टैरिफ देना पड़ रहा है, मैं यहाँ से लो टैरिफ दे दूंगा B के थ्रू। तो इसलिए हमने एक रूल्स ऑफ A ने क्या किया, फिर रूल्स ऑफ ओरिजिन लगा दिया। रूल्स ऑफ ओरिजिन के अंदर एक कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट का वैल्यू एडिशन होना चाहिए किसी प्रोडक्ट में टू कंसीडर इट अंडर FTA। जैसे सपोज अगर कोई प्रोडक्ट B के अंदर 25% से ज्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, लेट्स से कोई इक्विपमेंट था वो B के अंदर C से आया, लेकिन B ने उसके अंदर 25% से ज्यादा का वैल्यू एडिशन किया, यानी अब माना जाएगा कि ये B के अंदर ही बना हुआ है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर एग्जेम्पशन के लिए लायबल होगा। सो ये आइडिया होता है रूल ऑफ ओरिजिन का।
सो एज टू इंश्योर कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कोई थर्ड पार्टी उसका फायदा ना उठा ले, ठीक है। सो इंडिया ने एफटीए किस किस कंट्रीज के साथ साइन कर रखा है? तो यूएई, मॉरिशस, जापान, सिंगापुर एक्सेट्रा। इसके अलावा आसियान वगैरह है उनके साथ भी है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इन कंट्रीज के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अंदर हमें रूल्स ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो अगर कोई भी इंसान इंपोर्ट कर रहा है तो उसको वो रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो एग्जेम्पन मिल रहा है कस्टम ड्यूटी से वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना ये जो वैल्यू एडिशन है ये 35% से अबव होना चाहिए। इससे अगर कम होता है तो फिर रूल ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसको। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू रूल्स ऑफ ओरिजिन। इसमें किसी को ऐड करना है या कुछ पूछना है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो न्यू स्टार्ट एक ट्रीटी है कॉल्ड न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये जो ट्रीटी है ये रशिया और यूएस के बीच में साइन हुई थी, जिसके अंदर कोशिश ये थी कि दोनों कंट्रीज अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको कम करेंगी और कम करके कैप कर लेंगी 1550, ठीक है। सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% जो वर्ल्ड के जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो दो कंट्रीज के पास है, यूएस एंड रशिया, ठीक है। सो इस ट्रीटी का आइडिया यही था कि हम धीरे धीरे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उनको कम करते जाए, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली रशिया ने हॉल्ट कर दिया यूएस का इंस्पेक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों जो कंट्रीज हैं अब वो पीछे हटते हुए दिख रहे हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी से, जिसकी वजह से हमें आर्म्स रेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आर्म्स रेस को रिड्यूस करना है तो इस टाइप की ट्रीटीज की हमें जरूरत है। सो दिस वाज न्यू स्टार्ट ट्रीटी। किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा आईआर के अंदर या कुछ पूछना है? बिकॉज अगला टॉपिक आईआर इकोनॉमी वाला होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दो जो आर्टिकल है ये काम के नहीं है ज़्यादा, तो इस पे टाइम मत वेस्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इकोनॉमी वाला पार्ट। सो आज का लास्ट टॉपिक होगा ये। सो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप, ठीक है। सो द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज EAC-PM, has released the competitiveness roadmap for India at 100, ठीक है। So in the collaboration with the Institute for Competitiveness, ठीक है। तो क्या है कॉम्पिटिटिवनेस? अगर हम बात करें तो इट मीन्स अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, मतलब एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बहुत सारी चीजें ले सकते हो, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट, इंक्रीज FDI, ठीक है। तो आइडिया ये है कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर कि कंट्री के जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसको हमें बढ़ाना है by effectively mobilizing countries' assets and available labor force to create value, ठीक है। एक डेफिनेशन है जो आप थोड़ा कोट कर सकते हो कि कॉम्पिटिटिवनेस एग्जैक्टली होती क्या है, जहाँ पे आप कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं और जो अवेलेबल, मतलब रिसोर्सेज इन द सेंस जो भी एसेट हैं और जो लेबर फोर्स है उसको इफेक्टिवली मोबिलाइज करते हो टू क्रिएट सम वैल्यू या वैल्यू एडिशन, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी या जितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होगी उतना बेटर कंट्री की इकोनॉमी होगी, ठीक है, विद कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। सो इंडिया अभी रिसेंटली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, सरपासिंग इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी है अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिवनेस की, तो बहुत सारे और फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, रेजिलियंस एक्सेट्रा। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि शायद यूके जो है ज्यादा बेटर कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। सो अगर कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो बहुत सारे ये टूल्स एनकम्पास करता है। माइक्रो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो यहाँ पे आप क्वालिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ले सकते हो, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर का कॉपरेशन ले सकते हो, कंपनीज का खुद का कैसा स्टैंडर्ड है वर्किंग का, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस होगी। मैक्रो इकोनॉमिक में आप बोलोगे साउंड मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, इफेक्टिव पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड लास्टली ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्टिविटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट
अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है जो निकालता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये जो रिपोर्ट निकालता है इसके अंदर इंडिया ने रैंकिंग जो है इम्प्रूव करा है। पहले इंडिया का रैंकिंग था 43rd, अब इंडिया का रैंक है 37, तो 6 प्लेसेस का इंडिया ने जंप लिया। नेक्स्ट चैलेंजेस की बात करते हैं, क्या चैलेंजेस है इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस में। तो पहला शेयर्ड प्रोस्पेरिटी चैलेंज है या इनइक्वालिटी इश्यूज कह सकते हैं। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफी इनइक्वल है, ठीक है। दैट इज रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। तो यहाँ पे आप ऑक्सफैम का रिपोर्ट कोट कर सकते हो कि जो 10% रिच है इंडिया के अंदर, दे ओन 70% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, कोट करके जरूर लिखना ऑक्सफैम का नाम ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट इज लेबर चैलेंजेस। तो इंडिया में हम लोग विटनेस कर रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन है या जॉबलेस ग्रोथ का हम एक फेज देख रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है बट इट इज नॉट सपोर्टेड बाय जॉब क्रिएशन, ठीक है। तो आप उसमें नंबर ऑफ रीजन लिख सकते हो कि ऑटोमेशन बढ़ रहा है या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो लो है। एंड स्पेशली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें वुमेन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हम बात करें वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज क्लोज टू 20%। वहीं इसको आप कंपेयर करोगे विद डेवलप्ड कंट्रीज तो विल फाइंड के वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है एटलीस्ट 40% तो है ही, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में। और इंडिया में ये 20% है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इशू है इंडिया के लिए। नेक्स्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं कर पा रही। नंबर ऑफ इश्यूज आप इसमें कोट कर सकते हो, जैसे क्रॉनिक कैपिटलिज्म हो गया कि कुछ सर्टेन इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर कर रहे हैं, सबको फेवर नहीं कर रहे हैं इक्विटेबली, ठीक है। रेड टेपिज्म हो गया, वो आप लिख सकते हो। फिर इकोनॉमी के अंदर इनहेरेंट इशू है, इंडिया के अंदर 90% जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, 10% केवल फॉर्मल है, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो लेबर फोर्स है उसके अंदर अगर हम स्किल की बात करें तो केवल 5% जो हमारी लेबर फोर्स है वो फॉर्मली स्किल्ड है, बाकी 95% जो है वो इनफॉर्मली स्किल्ड है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा डेटा जो है ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट शिफ्टिंग एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है या इंटरनेशनल ऑर्डर इन स्टेट ऑफ फ्लक्स या क्योज आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के जो पैटर्न है वो काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कंट्रीज जो है वो सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए जा रही है, डीकपलिंग कर रही है। पहले जो चैंपियंस थे कैपिटलिज्म के अब वो नेशनलिज्म या प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए जरूरत है ग्लोबलाइजेशन 2.0 की, या और अच्छे कीवर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पे पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस या कॉर्नवॉल कंसेंसस, ठीक है। वॉशिंगटन कंसेंसस तो प्रो कैपिटलिस्ट था, जैसे वो बात करता था कि पीएसयूज में से डिसइन्वेस्टमेंट करो और मार्केट लिंक्ड एक्सचेंज रेट रखो, ये सब बातें करता था वॉशिंगटन कंसेंसस। लेकिन पोस्ट वॉशिंगटन या कॉर्नवॉल जो है वो बात करता है कि स्टेट का एक इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये बहुत एक अच्छा टेबल है, आप सब थोड़ा नोट करने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको सारे होलिस्टिकली जो सेक्टर वाइज इश्यूज है वो देख सकते हो। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो इम्पोर्टेंस इंडिया का फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर बन गया है फ्रॉम अक्यूट शॉर्टेज नेशन। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले हम लोग इम्पोर्टर थे लेकिन अब हम एक्सपोर्टर हैं। सो एग्रीकल्चर में अगर हम इश्यूज की बात करें, ऑब्स्टेकल की बात करें, तो बिगेस्ट एक तो एम्प्लॉयर है, लेकिन आप प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितने जरूरत से ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा लोग हैं तो इफेक्टिवली प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं। तो प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन पोस्ट 1991 दिस हैज हेल्प इन इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी के अंदर वो काफी स्टेगनेंट सा रहा है, ठीक है। हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसमें 15 to 17% ऑफ द जीडीपी सिंस 1991,
लिमिटेड ग्रोथ हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट है, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो कि इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करी है मैन्युफैक्चरिंग के। नेक्स्ट एजुकेशन, तो ओवर 250 मिलियन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स विद कंटिन्यूसली इंप्रूविंग जेंडर पैरिटी। तो अभी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, GER, वो हायर एजुकेशन में 27% है और 46% ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल, यानी हाफ से ज्यादा जो ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉय होने के लायक ही नहीं है। ये भी एक इशू है, ठीक है। तो अभी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या रेशियो एनविसाज किया गया फॉर हायर एजुकेशन, कोई बता सकता है? NEP के अंडर GER क्या है एट हायर एजुकेशन, किसी को आइडिया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। सो याद रखना, GER फॉर हायर एजुकेशन ये 50% है और प्राइमरी के लिए 100% है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। नेक्स्ट एनर्जी सेक्टर पे आते हैं। वाइब्रेंट एंड डाइवर्सिफाइंग सेक्टर विद इंक्रीजिंग एनर्जी, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है ये 40% मिक्स को क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, क्रॉस कर गया है। हमारा NDC था, अगर आपको याद हो, एक NDC था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हम 40% ऑफ एनर्जी मिक्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे, तो वो हम लोगों ने अचीव कर लिया, विच इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट एग्जिस्टिंग इनएफिशिएंसीज की बात कर सकते हो आप। बिलो कैपेसिटी ऑपरेशन है, हाई पावर लॉसेस है। तो जब भी एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा AT&C लॉसेस लिखने हैं। AT&C लॉसेस क्या होते हैं? एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन लॉसेस, ठीक है। जब भी आप एक तार से दूसरे तार पे इलेक्ट्रिसिटी भेजते हो तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट की वजह से या नॉइज की वजह से लॉस्ट हो जाती है। जैसे अगर कभी हाई टेंशन वायर्स के पास से गुजरोगे आप तो यू विल सी कि उसमें से कुछ बजिंग नॉइज आ रही है उन तारों में से। वो किस लिए होती है? क्योंकि वो हाई टेंशन जो वायर्स होती है उसमें जो करंट होता है वो इतने हाई वोल्टेज का होता है कि वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा होता है या नॉइज क्रिएट कर रहा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी लूज करवाता है उससे, ठीक है। इसलिए वो सिस्टम जो बहुत एफिशिएंट बनाना जरूरी है हमारा एनर्जी का। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि वो डेट क्राइसिस है इनके ऊपर, ठीक है, डेट बर्डन लिख सकते हो। ऑल्दो हमने इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई थी, जैसे एक स्कीम लाए थे उदय, लेकिन वो कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाई। पावर सेक्टर अभी भी स्ट्रेस में है। नेक्स्ट हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सेक्टर को देखते हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर विद अराउंड 350 बिलियन एम्प्लॉइंग 4.7 मिलियन पीपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इशू है लो बजटरी एलोकेशन है, इन द सेंस के 2.1% GDP का खर्च होता है, जबकि खर्च जो है वो आराम से 3.5% तक होना चाहिए इस पे, ठीक है। कंपैरेटिवली हायर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, माल नरिशमेंट एंड राइजिंग इंसिडेंसेस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है। ये सब इश्यूज जो हैं बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे कीवर्ड जरूर लिखना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसके अंदर इंडिया जो है अभी लेटेस्ट रैंक क्या है इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? अभी रिसेंटली आई थिंक हमने ग्रुप में डाला है। I think 50. नहीं सर, 40 है। चैनल में आई थिंक 2-3 दिन पहले ही डाला था हम लोगों ने, तो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, इसको अपडेट करें ना, 40 है इंडिया का रैंक, ठीक है। नेक्स्ट ये निकालता कौन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, को बता सकता है? वीपो। करेक्ट, वीपो निकालता है। इसके साथ 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन होती है इनसेट करके, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वीपो ही मेजर है इसके अंदर। सो याद रखना, फ्लक्चुएशन हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, जिसके चलते हम लोग कई कंट्रीज के साथ बायलैटरल जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं, जैसे यूएस के साथ। नेक्स्ट इशू ऑफ पुअर वुमेन रिप्रेजेंटेशन, हायर नंबर ऑफ स्टेगनेंट फर्म्स, डोमिनेंस ऑफ फ्यू लार्ज फर्म्स, वो एक इशू है। नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। हर साल हम लोग 12 मिलियन यानी करीब 1.2 करोड़ जो है वर्कफोर्स जो है वो ऐड कर रहे हैं हर साल, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम हम बात करें तो 20% ऑफ इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है।
तो यहाँ पे आप तेंदुलकर कमेटी का डेटा दे सकते हो जिसने 21% बोला था, या मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी का लिख सकते हो जिसके अंदर 27% ऑफ इंडिया इज अंडर या इज मल्टी डिमेंशनली पुअर। नेक्स्ट, लो फॉर्मली स्किल्ड लेबर है, लिमिटेड जॉब अपग्रेडेशन अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। वही जो डेटा हमने याद किया था कि 5% ही स्किल्ड लेबर है, वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ग्रोइंग शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, ये अच्छा है हमारे लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट तेजी से हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं। फिर इंडिया जो है बहुत सारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो बाहर निकल रहा है या साइन नहीं कर रहा है, या जैसे अभी रिसेंटली रिसेप्ट से बाहर निकल गया, ठीक है। ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट नहीं है इंडिया, वो ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है इंडिया के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड पे चलते हैं। तो अब इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये 2047 तक पीक करेगा, ठीक है। तो उस टाइम तक अगर इंडिया एडवांटेज नहीं उठा पाया तो दिस वुड बिकम अ डेमोग्राफिक डिजास्टर, ठीक है। सो 27 का अगर हम एजेंडा लेके चले, टू ओवरकम वेरियस चैलेंजेस नीड्स द इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन 4 प्रायोरिटीज। तो वो 4 प्रायोरिटीज क्या है? पहला है सोशल, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो सोशल प्रोग्रेस के साथ हो, यानी इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सबका। नेक्स्ट, सॉलिड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दैट इज रेजिलिएंट इन फेसिंग शॉक्स, ठीक है। तो चाहे कितना ही ग्लोबल शॉक आ जाए, इंडियन इकोनॉमी शुड रिमेन रेजिलिएंट। जैसे अभी करंटली हम बात करें तो कंपेयर टू यूरोप, इंडिया स्टिल इज इकोनॉमिकली इंडिया स्टिल इन अ बेटर पोजिशन। नेक्स्ट, शेयर्ड बात करें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दैट आर शेयर्ड अक्रॉस इंडियन सोसाइटी। एंड लास्टली, सस्टेनेबल, ठीक है। तो कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। ये सब चीज अपने को ऐड करनी है, इन्हीं पिलर्स के ऊपर अपने को डेवलप करना है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल और रीजनल पॉलिसीज, तो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म बढ़ाओ, एनकरेज करो रीजनल लीडर्स को टू एडवांस डायनामिक लोकल इकोनॉमी, स्ट्रेंथन करो कोऑर्डिनेशन विद इन द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे अभी हम बात करें एक रिसेंट डेवलपमेंट की, तो गति शक्ति हमने लॉन्च किया है, ठीक है। कितनी मिनिस्ट्रीज के बीच में है ये? कितनी मिनिस्ट्रीज का कोऑपरेशन कोई बता सकता है गति शक्ति के अंदर? 16 या 17 कुछ ऐसा। करेक्ट, 16 है। तो 16 मिनिस्ट्रीज हैं, आपस में आके कोऑर्डिनेट कर रही हैं, प्रायोरिटाइज कर रही हैं, ठीक है। इसके अंदर जीआईएस मैपिंग भी है जिसके थ्रू ऑन ग्राउंड क्या प्रोग्रेस चल रही है उसको भी मैप किया जा सकता है। तो इस टाइप से प्रायोरिटाइज करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट पॉलिसीज कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाओ, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करो, ठीक है। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो अभी जो एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए, या नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो आप इसमें लिख सकते हो, जहाँ पे पब्लिक का जो आइडियल प्रॉपर्टी पड़ा है या जो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, ठीक है। सोशल पॉलिसीज कर सकते हो, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स एंड वुमेन्स, focus on long-term energy security for sustainable growth and prosperity, ठीक है। सो जनरल से पॉइंट है, मतलब ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को कैसे हम लोग बूस्ट कर सकते हैं, तो एक होलिस्टिक आर्टिकल है ये, तो इसमें जरूर देख लेना, ये सब चीजें आपके काम आने वाली हैं, आंसर में कुछ ना कुछ पार्ट इसका जरूर यूज होगा। नेक्स्ट, एंटरप्राइज पॉलिसी, मर्जिंग साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है। जो स्टेम है, ठीक है, स्टेम इसका शॉर्ट फॉर्म है इन्हीं सब कीवर्ड्स का, दैट इज इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड आइडियाज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉलेज टू एनकरेज कॉमर्स एंड कल्चर, ठीक है। तो स्टेम को क्रिएटिविटी से लिंक करो ताकि कॉमर्स बढ़ सके, ठीक है। तो आप इक्वेशन बना सकते हो, स्टेम प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल टू कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट, building a global India to improve India's position in world in terms of ease of doing business. Lastly, strategic investment in research, talent and infrastructure for tech-based innovation. ठीक है। So with that, आज का पार्ट खत्म हो गया। इसमें किसी को ऐड करना था कॉम्पिटेटिवनेस में?